मैं इंसाफ चाहता हूं कि जब हमने शादी की है, एक हस्बैंड वाइफ है, एक लीगल तरीके से की है, अपनी कजन है, मेरी अरेंज मैरिज है। मैं कल ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ मीडिया चैनलों पे आ रहा है कि जी इंस्टाग्राम से मिल गए, फेसबुक से मिल गए, तो ये मतलब मिसगाइड किया जा रहा है हर जगह पे। तो मैं आपके माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरी अरेंज मैरिज है, मेरी मदर के कजन ब्रदर की बेटी है। तो ये पारिवारिक हमारे संबंध है और यहाँ से ही हमारा परिवार जो है ये पार्टीशन में बट गया है। तो मैं जो पहलगाम हमला हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। वो जो भी दहशतराना हमला हुआ है उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं उसकी मैं सराहना करता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ ये जो घटना घटी है, मैं इसको पूरा बयान करूंगा यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से मैं अपील करता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक पाक नेशनल से शादी की। मैं आपको बता दूं कि 47 जब देश विभाजन हुआ उससे पहले ये हमारा परिवार इकट्ठा एक जगह रहते थे। हम यहीं तहसील बलवाल के हंडवाल गांव में। देश विभाजन हुआ उसके बाद हमारे परिवार बट गया, हमारे कुछ परिवार के लोग वहां चले गए, कुछ यहाँ रह गए। तो आपस में आना जाना मुलाकात चलती रही। तो उसके बाद जब हमारा टाइम आया तो हमारे माता पिता के द्वारा जो है बचपन में ही हमारी शादी तय कर दी गई। तो फिर मैंने सीआरपीएफ में ज्वाइनिंग की 2017 में ज्वाइनिंग की। तो फिर उसके बाद जब हमने शादी का सोचा तो मैंने 2022 के 31/12/2022 को मैंने डिपार्टमेंट को इसके संबंध में लिखा कि ये मैं ऐसे शादी करना चाहता हूं और मेरी कज़न है और मेरे माता पिता के द्वारा ये शादी तय की गई है। तो डिपार्टमेंट ने मेरी उस लेटर पे कुछ आपत्तियां लगाई, जिससे कि उन्होंने मेरे से मांगा कि शादी का कार्ड और शादी कौन सी जगह पे होनी वो और शादी की तिथि। तो मैंने वो 2023 में वो सब क्लियर करके डेट शादी की फिक्स हुई तो मैंने वो डिपार्टमेंट को दे दिए। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में मैंने वो आवेदन दिया। फिर वो मेरा आवेदन जो है डीआईजी रेंज हीरानगर के पास गया सीआरपीएफ। फिर उसके बाद वो आईजी सेक्टर सीआरपीएफ जम्मू के पास गया। तो उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट मांगे मेरे से, जैसे सरपंच की डिक्लेरेशन अपने गांव की कि मेरी ये पहली शादी है और हमारे पारिवारिक संबंध है, सरपंच से और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर से, और खुद मैंने एफिडेविट कोर्ट से और मेरे माता पिता ने अलग अलग एफिडेविट उसके साथ लगा के आईजी सेक्टर जम्मू में मैंने जमा करवाए। फिर उसके ऊपर जो मेरा लेटर है वो एसडीजी स्पेशल डीजी सीआरपीएफ जेके जोन के पास गया। फिर वहां से वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ न्यू दिल्ली गया। वहां उस लेटर में कुछ समय लगा, 3-4-5 महीने का समय लगा। फिर उसके बाद 30/4/2024 को वहां से रिप्लाई आता है, ऑर्डर आता है कि हमने एजेंसियों के जो भी उनके संबंधित होंगे उनके द्वारा हमने उनकी सलाह ली कि इस केस को वेरीफाई किया। फिर उसमें उन्होंने बताया कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है 1964 के धारा 21(3) के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी जब वो किसी विदेशी से शादी करता है तो उसको अपने विभाग को या सरकार को सूचित करना होता है, इंटीमेट करना होता है। तो इसमें साफ लिखा है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। ये लिखा हुआ, मैंने मार्क भी किया हुआ। ये डायरेक्टेड डीजी सीआरपीएफ दिल्ली का 30/4/2024 का लेटर है कि प्रार्थी ने सूचित कर दिया है। और नीचे ये मेंशन कर दिया कि इसमें एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है, एनओसी का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ सूचित करना होता है शादी के संबंध में।
तो मैंने सूचित कर दिया, ये इसमें डायरेक्टेड के ऑर्डर में क्लियर है। फिर इसके बाद में मेरे फादर कैंसर से पीड़ित हैं, वो डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के थ्रू उनका इलाज भी चला है। फिर उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो हम दोनों परिवारों ने डिसाइड किया कि हम मैरिज कर लेते हैं, वीजे में अभी टाइम लगेगा, हम शादी कर लेते हैं। तो 24/5/2024 को हमने भी आए दोनों तरफ से, तो लाइव टेलीकास्ट पे हमारी शादी हुई। शादी के संबंध में मैंने शादी की तस्वीरें अपने विभाग को दी। उसके अलावा शादी का ये ऑनलाइन वेडिंग का कार्ड और जो भी मैरिज के संबंध में जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मैंने सब अपनी 72 बटालियन के जरिए जमा करवाए। फिर उसके बाद मेरी वाइफ ने वीजा अप्लाई किया, तो 28 फरवरी 2025 को मेरी वाइफ को वीजा मिल गया था। वो विजिट वीजे पे 15 दिन के विजिट वीजे पे भारत आई। आने के बाद हमने 1 तारीख को 28 की रात में वो घर पहुंची। एक को हमने सुबह FRO जम्मू में अपनी जो रिपोर्ट करनी होती है, कोई फॉरेनर जब आता है तो FRO में रिपोर्ट करना होता है, तो हमने वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट किया। तो एज ए वाइफ उसको साथ रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीजे की जरूरत थी, LTV। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जब कोई भी महिला या जब किसी भारतीय से शादी करती है तो वो उस कैटेगरी में फॉलो करती है। तो हमने 4 मार्च को ही LTV अप्लाई कर दिया, लॉन्ग टर्म वीजा। लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया तो 13 मार्च तक उसकी पूरी प्रक्रिया चली, उसमें वेरिफिकेशन हुई CID पुलिस की। फिर उसके बाद 13 मार्च को वो इंटरव्यू हुआ, FRO जम्मू का इंटरव्यू हुआ हमारा। इंटरव्यू होने के बाद ये देखो 13 मार्च 2025 6:02 PM पे ये जो मेल हमें मिली कि आपका जो लॉन्ग टर्म रिक्वेस्ट है, ये नंबर है, हैज बीन रेफर टू हायर अथॉरिटी फॉर अप्रूवल। ये MHA को भेज दी गई 13 मार्च को। 14 को हमारा वीजा एक्सपायर होना था, तो हम LTV कैटेगरी में आ गए, हमें LTV में स्टे हो गया। उसके बाद हम LTV में रहते रहे, तो अचानक ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, सरकार ने कुछ निर्णय लिए उस पर। हमें भी उस चीज़ का बहुत दुख है, मजम्मत करते हैं, हम उसके सख्त खिलाफ हैं। सरकार ने जो कठोर फैसले लिए हैं हम उसका समर्थन करते हैं। फिर अचानक से मुझे एक एग्जिट परमिट की मेल आती है, एग्जिट परमिट की एक मेल आती है, तो उसमें लिखा होता है कि आपको जो भारत से जाना पड़ेगा, आपका एग्जिट परमिट ग्रांट हो गया। तो मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया नहीं नहीं आप LTV में हैं। कुछ देर के बाद हमें एक मेल और आती है, ये 26 अप्रैल 2025 को 4:42 पे आती है, मेल आती है। इसमें लिखा है कि डिसीजन ऑन योर एग्जिट परमिट अगेंस्ट एप्लीकेशन नंबर स्टैंड कैंसल्ड, वी आर री एग्जामिनिंग योर केस, कि हमें नहीं जाना है, आपके केस के ऊपर दोबारा देखा जा रहा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिस आया, जो ऑर्डर आया था, जो ये वीजे रिवोव का, वो ये है, उसमें क्लियर लिखा है गवर्नमेंट ने, ये सीरियल नंबर 16 वीजे हैं, उसमें LTV एक ऐसा मात्र वीजा है जिसके ऊपर ये कोई भी डेडलाइन लागू नहीं होती। एग्जिट परमिट जो है, एग्जिट वीजा, ये सभी हैं, LTV वैलिड है। इशू ऑफ न्यू वीजा अलाउड, न्यू वीजे जो मिलेंगे वो सिर्फ LTV को ही मिलेंगे। और ये ऑर्डर डेडलाइन जो है नॉट एप्लीकेबल, LTV पे ये लागू नहीं होती है। ये क्लियर था। हम इस दौरान हम रहते रहे। फिर 28 में भी 28 या 27 को हमें तहसीलदार की तरफ से एक नोटिस आता है विजिट वीजे का, ना कि LTV का। LTV का उसमें कोई जिक्र नहीं है,
विजिट वीजा का आता है, वो लिखते हैं कि आपका विजिट वीजा 22 मार्च को खत्म हो गया है। हालांकि हमारा विजिट वीजा 14 मार्च को खत्म हो गया था, 22 को नहीं हुआ, 14 मार्च को ही खत्म हो गया था। तो हमने उस टाइम हमें जाने के लिए बोल दिया, तो हमने अपने एडवोकेट अंकुश शर्मा जी से बात की। तो हमने हाई कोर्ट से अपील की कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि हमने ये एलटीबी में आते हैं, हमने पूरी परमिशन से शादी की है, सीआरपी को इंटीमेशन किया हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए। तो हाई कोर्ट ने उसको सुना। ये उस टाइम सुना जब जम्मू से पीसीआर से हमें रवाना कर दिया था अटारी बागा बॉर्डर के लिए। हाई कोर्ट ने सारी ये चीजें सुनने के बाद एक ऑर्डर निकाला, जिसके ऑर्डर के तहत उन्हें बागा बॉर्डर से वापस हमारे घर लाया गया कि इनका जो ये केस है ये एलटीबी में ही फॉलो करते हैं। जब घर आ गए तो कल अचानक मैंने कुछ सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल में मैंने सुना कि सीआरपीएफ जवान के खिलाफ कुछ एक्शन लेने वाली है, जवान ने कुछ वायलेशन की है। तो होते होते शाम के कोई 5:30-6 बजे कुछ 4 लोग डिपार्टमेंट के मेरे घर आते हैं। ये 41 बटालियन से आते हैं, कुछ जम्मू आईजी सेक्टर ऑफिस से आते हैं, सीआरपीएफ वन तालाब से। उन्होंने आके एक नोटिस दिया। जब मैंने उस नोटिस को पढ़ा, उसमें फर्स्ट पैरे में उन्होंने लिखा है कि जवान ने निकाह की सूचना डिपार्टमेंट को दी है। निकाह ही मैरिज होती है, मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि निकाह ही मैरिज होती है, वो ही मैरिज है। निकाह की सूचना दी है। उसके बाद वाइफ को वीजा खत्म होने के बाद इलीगल तरीके से यहाँ रखा। हालांकि ये एफआरओ की तरफ से हमें अप्रूवल है, जो कंसर्न अथॉरिटी है वीजे की, और एलटीबी में उन्होंने स्टे दिया और हाई कोर्ट ने इस चीज को माना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन भी उस पर यही है, साफ क्लियर है, आप देख सकते हो। इस पे लिखा है नॉट एप्लीकेबल, इस पे लागू नहीं होता जो ऑर्डर निकला है एलटीबी पे। तो उस ऑर्डर में मेरे पे लिख दिया ये सब कारण उन्होंने कि इन्फॉर्म नहीं किया। हालांकि मैंने जब मेरी वाइफ यहाँ आई, मेरे पास अभी भी प्रूफ है, व्हाट्सएप पे है। मैंने 72 बटालियन में विजिट वीजे की कापियां, अपने निकाह सर्टिफिकेट, ये फोटो, ये सब चीजें मैंने 72 बटालियन में भी जमा किए। तो 72 बटालियन में मैंने ये जमा किए थे। फिर उसके बाद जब मैंने 13 मार्च को एलटीबी का मैंने प्रोसीजर जो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वो भी अपने 72 बटालियन को एलटीबी के लिए बता दिया कि मैंने एलटीबी में स्टे कर रही है मेरी वाइफ। 23 मार्च 2025 को मैं छुट्टी से रिपोर्ट करता हूँ। शिवखोड़ी रियासी में मेरी कंपनी थी 72 बटालियन की। वहां से फिर मैं हेडक्वार्टर जाता हूँ 25 मार्च को 2025 को। कुछ ट्रेनिंग के मामले में वहां भेजा गया था। तो 27 तारीख को अचानक सुबह, 27 मार्च को अचानक सुबह मुझे, हमारे मार्का होता है उसमें मुझे बुलाया गया डिप्टी कमांडेंट की तरफ से। तो मुझे बोला गया कि आपको ट्रांसफर कर दिया गया है 41 बटालियन भोपाल मध्य प्रदेश में, तो आपको वहां पे रिपोर्ट करना। तो मैंने वहां पूछा कि क्या कारण है। मेरा अभी 2027 में जेएनके का टेन्योर पूरा होना था, क्योंकि जो जवान छत्तीसगढ़ में पोस्टेड होता है तो वहां से उसे चॉइस मिलती है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन एरिया के बाद उसको चॉइस मिलती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो मैं छत्तीसगढ़ का टेन्योर काट के मैं चॉइस पोस्टिंग जम्मू में आया था। तो मेरा 2027 में ये टेन्योर कंप्लीट होना था यहाँ। तो मुझे अचानक कर दिया। मैंने कहा कि मैं डीजी साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि ऐसे मुझे अचानक क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अभी हमने आपका मूवमेंट ऑर्डर निकाल दिया है, आप चले जाइए, आप 41 में रिपोर्ट करिए, वहां से आप इंटरव्यू लीजिए। जब भी ट्रांसफर किसी जवान की होती है तो उसमें 15 दिन या 12 दिन का डिस्टेंस के हिसाब है, जो जर्नी टाइम होता है कि उस 15 दिन या 12 दिन के बाद उसको वहां हाजिरी करनी होती है, रिपोर्ट करनी होती है। मेरे उस ऑर्डर के नीचे लिख दिया जेटी नॉट परमिटेड, कि इसको जेटी नहीं दी जाएगी ना। जब जाता है जवान उसको रेलवे टिकट मिलता है, उसको स्टेशन छोड़ा जाता है, उसके लिए आगे की टिकट सारा संबंध। मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी मैंने आदेश का पालन करते हुए मैंने मूवमेंट ऑर्डर लिया, मुझे गेट से बाहर कर दिया, मैं यहाँ से निकला।